बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने टेबल बनाना सीखा था और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दी थी, एक टेबल बनाने के लिए बोला था, जो कि आप लोगों में से काफ़ी आप लोगों के दोस्तों ने वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई थी, बल्कि जैसे मैंने कहा था उससे भी अच्छी करके आप लोगों ने वो टेबल प्रिपेयर की थी। तो प्रैक्टिस ऐसे ही होती है। प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती कि आप लोगों ने कोई चीज़, कोई वीडियो एक दफ़ा देख ली, कोई लेक्चर देख लिया तो आप लोगों ने समझ लिया, या फिर आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट एक दफ़ा कर लिया, एक प्रैक्टिस कर ली तो बस ख़त्म हो गई बात। इस तरह नहीं होता। आप लोगों ने कोई भी टॉपिक उठाया, फॉर सपोज टेबल का आप लोगों ने टॉपिक उठाया, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को टेबल दिखाई थी, इस तरह काफ़ी हज़ारों टेबल्स पड़ी होती हैं। प्रैक्टिस करने वाले यही करते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं, ब्राउज़ करते हैं, प्रोजेक्ट्स देखते हैं, फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स को बार बार बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि इसी तरह करते हैं, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहते हैं और डेडिकेशन के साथ करते हैं। और बहुत ही अच्छी बात ये लगी मुझे कि काफ़ी आप लोगों ने डिस्कशन की मेरे साथ ईमेल में। काफ़ी दोस्तों ने जो है वो, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था उन लोगों ने समझने की कोशिश की है, जिन लोगों से टेबल बन नहीं रही थी, जिन लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन थी, उन लोगों ने पहले वो मेरे साथ डिस्कस किया है। देखें, आपके बार बार पूछने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि इवन मुझे तो खुशी होती है। आप लोग डेडिकेशन के साथ कर रहे होते हैं, आप लोगों से एक चीज़ नहीं बन रही होती, आप लोग उसको बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि काफ़ी सारे दोस्त जो टेबल नहीं बना रहे थे, बना सकते थे, उन लोगों ने मेरे साथ डिस्कशन करके, मेरे साथ क्वेश्चंस करके, उन लोगों ने फिर अपनी कन्फ्यूजन जो थी वो दूर की, और उसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही, उन लोगों ने अच्छे से असाइनमेंट तैयार करके मुझे चेक करवाई। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप लोगों को डेडिकेशन के साथ काम करते रहेंगे। तो फिर आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, टेबल के टॉपिक को ही आगे लेकर चलेंगे, टेबल की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैप्शन क्या होता है, टेबल हेडर, टेबल बॉडी, टेबल फुटर क्या होता है, अलाइन टेक्स्ट किस तरह करते हैं, विड्थ और हाइट किस तरह देते हैं, बैकग्राउंड कलर आखिर में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद इसी तरह से आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, जैसे आप लोगों ने पिछली असाइनमेंट मुझे चेक करवाई थी। तो फिर स्टार्ट करते हैं, VS कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा जनाब, VS कोड पर हम आ चुके हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने जो असाइनमेंट दी थी, अगर आप लोगों को वो अभी तक समझ नहीं आई और आप लोगों को हेल्प के लिए, आप लोगों की अगर ये कोड चाहिए तो आप लोग मुझे ईमेल करके ये कोड ले सकते हैं मेरे से, अपनी प्रैक्टिस के लिए। आप लोग इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें से जो चीज़ समझना है फिर आप वो वही चीज़ ईमेल में मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आज हम इसी टेबल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। इसको मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इस तरह की कुछ टेबल है, जो कि इसका कोड यहाँ पर आप लोगों को VS कोड के अंदर शो हो रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम कैप्शन से स्टार्ट करते हैं। कैप्शन क्या होता है, तो मैं यहाँ पर दोनों विंडो साथ साथ खोल लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, तो कैप्शन का उसी तरह से टैग लगाना है जिस तरह हम लगाते हैं बाकी के टैग्स। कैप्शन का ओपनिंग टैग और फिर क्लोजिंग टैग, और कैप्शन के टैग के अंदर आप लोगों ने कुछ भी लिखना है। फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, और फिर कंट्रोल S कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कंट्रोल S किया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है वेब पेज हमारा, और ये टेबल के ऊपर आ चुका है। अब कैप्शन क्या होता है, बेसिकली टेबल यूँ समझ लेंगे, टेबल का एक टाइटल होता है जो हमेशा टेबल के ऊपर ही, यहाँ पर इसी पोजीशन में रहता है, टेबल के ऊपर रहता है। आप लोग कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स लिखा है, गवर्नर इनिशिएटिव, कंट्रोल S करके देख लें। यहाँ पर देखें, इसी जगह पर आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट को आप लोग बोल्ड करना चाहते हैं, हेडिंग देना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर आप लोग इसके अराउंड H1 का टैग लगा दें, कंट्रोल X कंट्रोल V कर दूंगा क्लोजिंग टैग को, एंड में कंट्रोल S कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक हेडिंग के तरह से ये यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो कैप्शन के अंदर आप लोग जो भी लिखेंगे वो टेबल के ऊपर ही अपीयर होगा। इसको आप मैन्युअली बोल्ड भी कर सकते हैं, B का टैग लगा के। H1 की जगह मैं B का टैग लगा लेता हूँ यहाँ पर भी, और क्लोजिंग में भी लगा लेते हैं B का टैग। कंट्रोल S कर लिया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो टेक्स्ट जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। कंट्रोल S कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर टेबल के ऊपर आ चुका है इस तरह से। तो अब कैप्शन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, कैप्शन का टैग यूज़ होता है। अब कैप्शन आप लोग कहाँ पर भी रखें,
इस टेबल के, ये टेबल का टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है। हमने जहाँ से टेबल स्टार्ट करना शुरू किया, इस टेबल के टैग के अंदर कैप्शन आप लोग कहाँ भी रखेंगे, फॉर सपोज मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर बीच में इधर आके पेस्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर कंट्रोल एस कर लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई यहाँ पर। या फिर ये मैं हटा दूँ इनिशिएटिव और यहाँ पर कंट्रोल एस कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने, हालांकि यहाँ पर कैप्शन को मैं वहाँ से नीचे लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर रिज़ल्ट में उसकी जो पोजीशन है वो वही सेम पोजीशन है। तो कैप्शन का टैग क्या काम करता है, आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं कैप्शन को, तो ऊपर ही लगाएं, समझने में काम करने में आसानी हो जाएगी फिर इस तरह से। अच्छा, आप लोग फॉर सपोज़ यहाँ से मैं एक रो उठा के इसको कॉपी करके और इस कैप्शन के ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेते हैं और कंट्रोल एस कर लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने कैप्शन के ऊपर रो लगाई है, वो जो रो लगी है रिजल्ट में कहाँ आ रही है, कैप्शन के नीचे ही आ रही है। तो कैप्शन हमेशा क्या होगा, कैप्शन हमेशा टेबल के ऊपर ही होगा। ये बात आप लोग अपने जहन में बिठा लीजिएगा। ये टेबल है, इसके 3 पोर्शन होते हैं, एक टेबल हेडर होता है, एक टेबल बॉडी होती है और एक टेबल फुटर होता है। अब होता क्या है, फॉर सपोज़ आपने टेबल का टैग लगा दिया, उसके बाद आप लोगों ने कैप्शन का टैग लगा दिया। अब आप लोग 3 पोर्शन बना सकते हैं यहाँ पर। कौन कौन से पोर्शन बना सकते हैं टेबल का, टेबल हेडर, टेबल बॉडी, टेबल फुटर। अब फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर रो 1 के ऊपर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेबल हेडर। अब टेबल हेडर का टैग क्या होता है, यहाँ पर आप लोग साथ साथ देखते चलें। टी हेड जो है वो टेबल हेडर का टैग होता है, इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। तो फॉर सपोज़ मैं रो 1 को अगर टेबल हेडर के अंदर लिख लूँ, इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल एक्स करके, फिर यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेबल हेडर ओपन हुआ, टेबल हेडर क्लोज हुआ, उसके दरमियान में क्या आता है, रो 1 आती है हमारी। तो ये टैग देने से क्या हुआ, कंट्रोल एस किया हमने, तो यहाँ पर चेंजेस तो कुछ भी नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ हो गई है। यहाँ पर जो रो 1 है हमारी, कौन सी रो है, जिसमें हमारा लोगो और ये लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ टेस्ट, एंट्री टेस्ट। ये जो ऊपर वाली रो है ये हमारी हेडर के तौर पर आ गई है टेबल में। अब आप लोगों को तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ब्राउज़र को हमारा एक मैसेज मिल चुका है कि ये हमारी जो रो 1 है ये टेबल हेडर के रो में आती है। इससे होता क्या है, ब्राउज़र को जब भी ये मैसेज मिलता है टेबल हेडर का, तो वो उस चीज़ को हमेशा टेबल के ऊपर ही रखता है। फॉर सपोज़ ये टेबल हेडर का जो टैग है मैं यहाँ पर नहीं लगाता, कहीं और जाके रो 3 के अंदर लगा लेता हूँ, यहाँ पर लगा लेता हूँ, कंट्रोल वी कर लिया, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसका जो क्लोजिंग टैग है इसको मैं यहाँ से उठा के रो 3 के एंड में लगा लेता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिए यहाँ पे। अब देखिएगा जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा, अब ये रो 3 कौन सी है, 100123, 100123, ये वाली जो है ये क्या है, ये है रो 3। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा, आप रिजल्ट देखिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, कंट्रोल एस किया मैंने, अब आप लोग देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, आप खुद ही बताएं यहाँ पर क्या हुआ है। ये जो रो 3 थी ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ गई। ऊपर क्यों आ गई, अब मैंने ब्राउज़र को बता दिया कि भाई ये जो है टी हेड के टैग के अंदर जो भी है ये मेरा हेडर है, इसको आपने ऊपर रखना है। तो इसने ऑटोमेटिकली उस चीज़ को, वो आप लोग देख सकते हैं, उसको ऊपर लेके आ गया। तो इसी तरह से आप लोगों का हेडर जो है वो ब्राउज़र को बता रहा होता है कि भाई ये जो है ये, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वापस इसको हेडर को हम लोग ऊपर रखते हैं, जहाँ पर इसकी जगह है, ये खामखा दूसरी जगह आकर कब्ज़ा कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसका क्लोजिंग जो टैग है इसको भी मैं उठा के यहाँ पर वापस इसी जगह ले आता हूँ, कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं रो 3 जो थी हमारी वापस वहीं पे आ गई है। अब हमारा हेडर में क्या हो गया, ये चीज़ हमारी हेडर में हो गई है। अच्छा, हेडर के बाद आता है जो स्ट्रक्चर होता है टेबल का, उस हिसाब से क्या आता है, बॉडी आती है। तो रो 2 को मैं यहाँ पर लगा दूंगा टी बॉडी। अच्छा, बॉडी का जो टेबल बॉडी का टैग होता है वो होता है टी बॉडी। इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग वैसे ही होता है जैसे बाकी के टैग्स होते हैं। अब फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है, इस रो तक
ये सारा यहाँ पर ऊपर जो है ये आ जाए बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर, टेबल की बॉडी के अंदर आ जाए, टेबल बॉडी बन जाए। तो इसका जो क्लोजिंग टैग है, ओपनिंग टैग मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, रो 2 से, यानी यहाँ से ओपनिंग टैग स्टार्ट हुआ और क्लोजिंग टैग मैं लगा दूंगा कहाँ पर, जहाँ पर 4 वाली रो ख़त्म होती है, ये वाली रो नंबर 6, यहाँ पर मैं लगा दूंगा क्लोजिंग टैग। कंट्रोल V कर लेते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं। अब ये टी बॉडी का यहाँ पर यानी टेबल बॉडी का टैग क्लोज हुआ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बॉडी बन गई है टेबल की। इसी तरह से फुटर क्या होता है, टेबल फुटर भी ऐसे ही होता है, उसका भी टैग लगा लेते हैं हम यहाँ पर रो 7 के। तो यहाँ पर हम लोग टेबल फुटर का टैग लगा लेते हैं। टेबल फुटर का टैग होता है टी फुट, इंटर करेंगे, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ गया। क्लोजिंग टैग को हम यहाँ से उठा के यहाँ पर रख लेते हैं, आखिरी रो जहाँ पर ख़त्म होती है। कंट्रोल V कर लेते हैं, यहाँ पर कंट्रोल S कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों की जो टेबल है इसको हमने बॉडी, हेड, बॉडी और फुटर में डिवाइड कर दिया है। अब ब्राउज़र को पता है कि ये जो आखिरी वाली लाइन है ये फुटर में आती है, सीरियल नंबर से लेके 4 नंबर तक ये जो भी है ये सारा टेबल की बॉडी में आता है, और जो रो 1 है जहाँ पर लोगो और ये लिखा हुआ है ये सारा आता है टेबल हेडर में। अब फॉर सपोज़ आप लोग यहाँ से ये चीज़ कट करके टेबल फुटर वाला जो है पोर्शन यहाँ से उठा के कंट्रोल X करके आप लोग कहीं भी रख लें, सबसे ऊपर जाके रख लें, यहाँ पर रख लेते हैं जहाँ पे हमने कैप्शन का टैग लगाया था, इसके नीचे रख लेते हैं फॉर सपोज़ आपको समझाने के लिए। कंट्रोल V कर लिया। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल S करूँगा तो आप लोग देखिएगा ये कौन सी लाइन है, ये लास्ट वाली लाइन है रो 7, ये वाली। तो क्या होना चाहिए, इसको ऊपर आ जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कंट्रोल S करके देख लेते हैं, कंट्रोल S कर लिया। अब देखें ये ऊपर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने इसको बताया हुआ है कि भाई ये इसका फुटर है, इसको हमेशा एंड में ही रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का टेबल फुटर का, टेबल हेडर का और टेबल बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग कंट्रोल Z करके इसको वापस वैसे ही कर लेते हैं जैसे था। तो इसका जो था यहाँ पर आ गया वापस, कंट्रोल S कर लेते हैं। अच्छा, इसकी सीक्वेंस आपने वैसे ही रखनी है। सबसे पहले आप टेबल हेडर लगाएं, उसके बाद टेबल बॉडी लगाएं, उसके बाद आप लोग लगाएं टेबल फुटर। सीक्वेंस आप यही रखें ताकि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो, आप लोगों को भी क्लियर हो। दूसरी बात यह कि ये आप लोग अगर यूज़ करें तो ठीक है, अगर नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है। ये जो 3 मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, हेडर, बॉडी और फुटर, ये चीज़ें बेसिकली कहीं कहीं पर काम आ रही होती हैं, लेकिन कोई कोई आप लोगों के ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें आप लोगों को ये ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ आप लोगों के जहन में हो, इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब टेक्स्ट अलाइनिंग क्या होता है, फॉर सपोज़ यहाँ पर टेबल में आप लोग ये सेल देख रहे हैं, टेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग आ जाएं, इस सेल पे आ जाएं। 1001 आप लोगों को कहाँ नज़र आ रहा है, इस सेल के पूरे बॉक्स के लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है। इसको आप लोग सेंटर पे भी कर सकते, जैसे यहाँ पर रोल नंबर इस बॉक्स के सेंटर पर लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग सेंटर पे कर सकते हैं। इसको आप लोग राइट पे भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ किस तरह करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइन करने के लिए कौन से टैग यूज़ होते हैं, तो चलिए फिर हम लोग ये देख लेते हैं। अभी तो रो 3 पे आ जाते हैं, जहाँ पर ये 101 लिखा हुआ है। रो 3 कहाँ पर है, ये रे। यहाँ पर आके आप लोगों ने करना क्या है, ये जो कॉलम का टैग है, सेल का टैग है TD, इसके अंदर आप लोगों ने एट्रीब्यूट देना है। एट्रीब्यूट कौन सा देना है, अलाइन का एट्रीब्यूट देना है। अलाइन का एट्रीब्यूट देकर इक्वल्स टू करके डबल कोटेशन के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, इसके अंदर आप लोग 3 वैल्यू दे सकते हैं, सेंटर, लेफ़्ट और राइट। सेंटर देकर देख लेते हैं क्या होता है, कंट्रोल S कर लिया। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिज़ल्ट क्या हो गया, 1001 जो था वो अब सेंटर पे आ चुका है। इसी तरह आप लोग अगर यहाँ पर सेंटर की जगह पर लिखें राइट, कंट्रोल S करें और अब रिज़ल्ट देखें, यहाँ पर राइट पर आ चुका है सेल के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं, शायद आप लोगों ने नोटिस ना की हो। यहाँ पर ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, रिजल्ट्स ऑफ एंट्री टेस्ट, सीरियल नंबर, रोल नंबर, मार्क्स, रिमार्क्स, ये ऑटोमेटिकली क्यों सेंटर पे आ रहा है, जबकि इसके हमने देखें अगर आप लोग तो यहाँ पर अलाइन का हमने कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया हुआ। सीरियल नंबर के साथ यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ,
1 के साथ यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेंटर पे आ रहा है। रिजल्ट्स ऑफ एंटिटीज कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। इसके साथ कौन सा टैग है, टीएच का टैग है, लेकिन यहाँ पर कोई हम लोगों ने अलाइन नहीं किया हुआ, फिर भी ये सेंटर पे आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है भाई, ये इसलिए आ रहा है, ये आप लोग देख लें, ये टीएच के साथ जो भी आप लोग लगाएंगे, टीएच के टैग के साथ जो चीज़ आप लोग लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर पे आती है। क्यों आती है, टीएच किसका टैग है, ज़रा याद कीजिए। टीएच जो है वो हेडिंग के टैग को शो करता है, मतलब यहाँ पर आप लोगों की एक हेडिंग की टाइप बन रही है, तो टीएच के साथ आप जो भी लगाएंगे वो सेल के ऑटोमेटिकली सेंटर पर आ जाएगा। सिर्फ सेंटर पर नहीं आएगा बल्कि वो बोल्ड भी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये टेक्स्ट बोल्ड है, जबकि ये टेक्स्ट जो है वो बोल्ड नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है। तो टीएच की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके साथ आप लोग अलाइन ना भी दें। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेंटर पर ना हो और लेफ़्ट पे आ जाए, तो फिर आप लोगों को अलाइन का एट्रीब्यूट यहाँ पर टीएच के अंदर देना पड़ेगा। देकर देख लेते हैं, यहाँ पर अलाइन लिखा मैंने, अलाइन लिखकर यहाँ पर इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पर लेफ़्ट लिखूँगा। अब आप देखिएगा कंट्रोल एस करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर क्या हुआ, लेफ़्ट पे आ गया है। इसी तरह से आप लोग टीएच के अंदर भी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं जी। तो अलाइन भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों को दिया गया है, वहाँ पर बताते जाएं कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो अलाइन का टैग है ये आप लोग यहाँ पर तो यूज़ कर रहे थे टीडी के अंदर। ये क्या हो रहा था, पर्टिकुलर इस सेल को हम लोग दे रहे थे 1001 को दे रहे थे, तो हो क्या रहा था, ये 1001 ही सिर्फ आगे पीछे हो रहा था। अगर हम अलाइन का टेक्स्ट, ये जो एट्रीब्यूट है, ये हम अगर टी आर के अंदर लगा दें, अब टी आर क्या है, ये पूरी रो में जो होगा ये उसको टी आर के अंदर शामिल होता है। अगर फॉर सपोज टी आर के अंदर देकर देख लेते हैं, यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ यहाँ से, और टी आर के टैग के अंदर यह एट्रीब्यूट लगा लेता हूँ और इसको कंट्रोल एस करके देख लेते हैं क्या होता है। देखें क्या हो गया, अब रो 1 में जो था वो सारा राइट पे हो गया। ये देखें ऑन साइड भी राइट पे आ गया। तो टी आर जो कि पूरी की पूरी रो को शो करता है, टी आर के अंदर देने से पूरा राइट पे आ जाएगा। इसको अगर सेंटर पे करें तो ये देखें ये सेंटर पे आ गई, पूरी की पूरी रो सेंटर पे आ गई। तो इसी तरह से ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, आप लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर लगा के देखें। इस तरह भी प्रैक्टिस होती है HTML की, कोडिंग जो भी होती है इस तरह भी प्रैक्टिस हो रही होती है। आप लोग एक चीज़ दूसरी जगह पर लगा के देख रहे होते हैं कि भाई देख लेते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं, एक नई चीज़ आप लोगों के सामने आती जाएगी। ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। आप लोगों को चलो नहीं होगा ना, क्या होगा, आप लोगों का लैपटॉप धमाका तो नहीं देगा ना, आप लोगों की प्रैक्टिस ही होती रहेगी ना, गलतियां भी आप लोगों की निकलेंगी, मिस्टेक्स भी समझ आएंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अब यही अलाइन का एट्रीब्यूट अगर मैं यहाँ पर टेबल के टैग के अंदर लगाऊँ, इस जगह लगाऊँ, अलाइन इक्वल्स डबल कोटेशन, यहाँ पर अलाइन का टैग लगाऊंगा तो क्या होगा। अब ये टेबल का टैग देखें, यहाँ पर टेबल का टैग ओपन हुआ, यहाँ पर आखिर में आकर टेबल का टैग क्लोज हुआ। तो टेबल के टैग के अंदर क्या क्या आता है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक गवर्नर इनिशिएटिव भी, और ये सारा बाउंड्री वॉल बॉर्डर, ये सारा जो भी है ये सारा टेबल के टैग के अंदर आता है। तो यहाँ पर अलाइन करूँगा तो क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाएं, बताएं क्या होगा। यहाँ पर करके देख लेते हैं जी, सेंटर लिख लेते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब देखें पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोगों का टेबल जो है वो सेंटर पर आ चुका है। अगर हम लोग राइट लिखें तो क्या होगा, राइट पे आ जाएगा। इसको आप लोग मैक्सिमाइज़ करके भी देख लेते हैं, इस तरह से राइट पे आ चुका है। तो जनाब ये है अलाइन का कमाल। अलाइन आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बल्कि कमेंट से भी बेहतर है कि आप लोग ईमेल कीजिएगा, ईमेल पे आप लोगों को सही से रेस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। तो जनाब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये विड्थ का एट्रीब्यूट दिया था हमने टेबल के अंदर। विड्थ का एट्रीब्यूट क्या शो करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे टेबल की विड्थ 500 पिक्सल, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 500 पिक्सल शो करता है। ठीक है, फॉर सपोज़ हम लोग इसको 500 को अगर 700 करके सेव कर लेते हैं, तो अब ये देख सकते हैं टेबल पूरी की पूरी क्या हो गई,
बड़ी हो गई है, तो ये विड्थ शो करता है। इसको आप लोग इसी तरह जैसे विड्थ दी है वैसे ही आप लोग यहाँ पर हाइट भी दे सकते हैं। हाइट इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर हम लोग लिख लेते हैं 500 पिक्सल, कंट्रोल एस कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं हाइट इस टेबल की इंक्रीज़ हो चुकी है। अब ये जो यहाँ पर टेबल के टैग के अंदर हम लोग देते हैं तो पूरी की पूरी टेबल पर ही अप्लाई होगी ना, किसी एक सेल पर या किसी एक रो पर तो नहीं अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग अगर इंडिविजुअल टैग्स के अंदर ये एट्रीब्यूट लगाएंगे, जिस तरह अलाइन का हम लोग लगा रहे थे, 101 को अलाइन करना था तो इसी के हम लोग टैग में लगा रहे थे, 101 का टैग यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट लगा रहे थे अलाइन का। तो इसी तरह आप लोग एट्रीब्यूट जो हाइट का है या विड्थ का है वो भी आप लोग इसी के अंदर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, जी हाँ, अलाइन की तरह ये अप्लाई नहीं होगा। फॉर सपोज़ यहाँ से हाइट हम लोग फ़िलहाल जो है वो इरेज कर लेते हैं। फॉर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इस रो की पूरी रो की हाइट इंक्रीज़ करूँ, तो पूरी की पूरी रो की हाइट इंक्रीज़ कर सकता हूँ। सिर्फ आप लोग एक सेल की हाइट इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर एक सेल की करेंगे तो क्या होगा, तो भी पूरी की पूरी रो की ही इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं। सेल्स को अगर आप लोगों ने करना हो तो आप लोग मर्ज कर सकते हैं एक साथ, लेकिन आप लोग एक सेल की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ एक सेल की नहीं बढ़ा सकते। अब जो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी सिमिलरली ऐसे ही होता है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी हैं, टेबल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है। जो लोग एक्सेल और वर्ड चलाते हैं उनको तो ये चीज़ पता होगी, जो नहीं चलाते वो लोग यहाँ पर समझ लें कि आप लोग इस तरह नहीं कर सकते। फॉर सपोज़ हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, सीरियल नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। अब इसके TH के टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट लगा लेते हैं हाइट का। हाइट इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख लेता हूँ 20 पिक्सल, कंट्रोल एस। अब देखें 20 पिक्सल ये ऑलरेडी है तो नज़र नहीं आया, इसको 50 पिक्सल कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके देख ले। अब देखें, हालांकि मैंने सिर्फ सीरियल नंबर के टैग के अंदर लगाया, यहाँ पर एट्रीब्यूट दिया है TH के अंदर, लेकिन हुआ क्या, पूरी की पूरी रो हो गई। तो इसी तरह आप लोग अगर यहाँ से हटा के कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, इसको कट करके TR यानी पूरी की पूरी रो के टैग के अंदर लगा दें एट्रीब्यूट, कंट्रोल एस कर लें, तो भी आप लोग देखें, पहले इसको हटाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, नॉर्मल पोजीशन में आ गई। अब आप लोग यहाँ पर हाइट का टैग लेकर देखें, ये देखें, अब पूरी की पूरी रो हो गई। तो इसी तरह पूरी की पूरी रो को कर सकते हैं। अब इसी तरह से जो कॉलम है, कॉलम की किसी भी एक आप लोग सेल के कॉलम की विड्थ को नहीं बढ़ा सकते, पूरे के पूरे कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, ये भी करके देख लेते हैं। फॉर सपोज़ यहाँ पर रोल नंबर के इस टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट लगा लेते हैं विड्थ का एट्रीब्यूट लगा कर देख लेते हैं। डबल कोटेशन के अंदर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 50 पिक्सल लिख लेते हैं, कंट्रोल एस। देखें, अब पहले जो थी वो विड्थ ज़्यादा थी, अब हो गई कम, 50 पिक्सल हो गए। तो क्या हुआ, पूरे के पूरे कॉलम की जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो ये होता है हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। दोबारा आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि वो होता क्या है। अब जैसे फॉर सपोज़ ये 101 का सेल है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसकी विड्थ अभी तो जो है वो एक विड्थ है, नॉर्मल विड्थ है, सबकी जो है वो तकरीबन बराबर ही विड्थ है। मैं चाहता हूँ कि 101 की जो विड्थ है वो थोड़ी सी सेल की जो विड्थ है वो यहाँ पर आ जाए। ये इतना खाली गैप क्यों है, मैं कहता हूँ कि ये खाली गैप ना रहे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इस पर विड्थ का एट्रीब्यूट लगाऊँगा इसके 101 के टैग के अंदर। यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाऊंगा, इसको कहूँगा कि भाई इसकी विड्थ कम कर दे। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ इस सेल की नहीं करेगा बल्कि इस कॉलम में जितने भी सेल होंगे 1002, 1003, 1004 सबका जो है वो विड्थ रिड्यूस हो जाएगा। करके देख लेते हैं जी। यहाँ पर आते हैं, विड्थ इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखता हूँ 50 पिक्सल, कंट्रोल एस कर लिया। अब देखें, पूरे के पूरे इस कॉलम में जितने भी सेल थे सबकी विड्थ जो है वो कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। अब इसी तरह से हाइट में भी होता है, लेकिन हाइट में क्या होता है, कॉलम नहीं होता हाइट में रो आ जाती है। और सपोज आप लोग चाहते हैं कि ये जो सेल है जिसमें 1001 लिखा हुआ है, इस सेल की हाइट इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या होगा, पूरी की पूरी रो जो है उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हाइट लगाकर यहाँ पर देख लेते हैं, हाइट इक्वल्स टू
50 पिक्सल, कंट्रोल एस कर लिया। अब आप लोग देखें पूरी की पूरी रो जो थी हम लोगों ने सिर्फ इसके टैग में एट्रीब्यूट लगाया है, लेकिन हुआ क्या, पूरी की पूरी रो जो है वो हाइट इंक्रीज़ हो गई है पूरी की पूरी रो की। तो ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टेबल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इसी तरह होता है, एक्सेल में भी इसी तरह होता है। आप लोग किसी भी एक सेल की हाइट नहीं बढ़ा सकते। हाँ, आप लोग मर्ज कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते हाइट इसकी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हाइट और विड्थ जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर जो है, कलरिंग जो होती है, स्टाइलिंग जो भी होती है, वो तो हम लोग उमूमन CSS में कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी स्टाइलिंग हम लोगों ने CSS में ही करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक आप लोगों को एक छोटा सा एट्रीब्यूट बता देता हूँ कलर का, बैकग्राउंड कलर का, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट असाइनमेंट अभी आप लोगों को देने जा रहा हूँ उसमें ये बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लोग सेल में यूज़ कर रहे होंगे, टेबल के सेल के अंदर। तो बेसिकली ये जो BG कलर, बैकग्राउंड कलर का जो मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग सेल में अप्लाई कर रहे होंगे। तो सेल में किस तरह हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट की तरह ही यूज़ होता है। अब बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग फॉर सपोज इस सेल के ऊपर आ जाते हैं, इसी सेल के ऊपर हम लोग बैकग्राउंड कलर देकर देख लेते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो होता है BG कलर। ये देखें सामने भी आ गया है, BG कलर इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अब डबल कोटेशन के अंदर हमने मेंशन करना होता है कलर का नाम। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पिंक, कंट्रोल S कर लेते हैं पिंक लिख के। तो देखें ये जो सेल था इसके अंदर पिंक कलर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग जो भी कलर का नाम लिखेंगे, येलो लिखेंगे तो येलो आ जाएगा। कंट्रोल S करके देख सकते हैं यहाँ पर येलो आ चुका है। अब एक चीज़ जहन में रखनी है आप लोगों ने कि कलर का नाम जो है ये यहाँ पर आप लोगों ने एक्यूरेट देना है। कलर की स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो कलर सही नहीं आएगा। फॉर सपोज मैं यहाँ से W हटा देता हूँ, कंट्रोल S कर लेता हूँ। अब देखें ये ब्लैक हो गया, काला होगा पूरा का पूरा सेल। नाराज़ हो गया, कहता है कि यार स्पेलिंग तो सही से लिखो। तो येलो को हम लोग W देकर कंट्रोल S करेंगे तो सही हो जाएगा। तो स्पेलिंग का मसला होता है। अब आप लोग कहेंगे कि यार स्पेलिंग का मसला हो जाएगा, क्या होगा, किस तरह होगा। तो इसका जो आसान हल है वो यही है कि भाई इंटरनेट पे जाएं, वो भी करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ब्राउज़र पर चलते हैं, गूगल क्रोम में, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर ऊपर लिखें कलर नेम्स। कलर नेम्स लिखेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल आप लोग इतने कलर से काम चला लें। ये आप लोग जो भी कलर यहाँ से वहाँ पर लिखेंगे, ये एज़ इट इज़ नाम लिखेंगे। ये वाला नाम लिख लेते हैं हम, येलो को हटा के फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CORAL, कंट्रोल S कर लेते हैं। अब रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये देखें ये एज़ इट इज़ यही वाला कलर आ चुका है। तो कलर का रेफरेंस लेने के लिए फ़िलहाल आप लोग ये गूगल क्रोम यूज़ करें, इंटरनेट यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग कलर की लिस्ट आ जाती है पूरी की पूरी, लेकिन वो आप लोगों को CSS के अंदर समझ आएगी। यहाँ पर मैं अगर अभी आप लोगों को बताऊँगा तो शायद आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो कलर का सिर्फ आप लोग नाम देख लें इंटरनेट से कि कलर का नाम क्या है। पर ये वाला कलर दे के देख लेते हैं, वायोलेट, VIOLET, कंट्रोल S कर लेते हैं। अब आ जाएं यहाँ पर, ये देखें ये कलर चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो इसी तरह से आप जो भी कलर देंगे, कलर का नाम देखने के लिए फ़िलहाल आप लोग ब्राउज़र यूज़ करें। यहाँ पर नेम, इंटरनेट से नेम नाम देख लें ताकि आप लोगों का कलर सही आ जाए। तो अब चलते हैं हम लोग असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, एक और सेल में भी आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो इस सेल में हम लोग लगा के देख लेते हैं किस तरह लगाएंगे। फॉर सपोज यहाँ पर इसका कौन सा जो है वो टैग है, ये वाला टैग इसका है, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो इस एलिमेंट में लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टैग के अंदर जहाँ पर ये कॉल स्पैन का टैग ख़त्म होता है, एट्रीब्यूट, कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट कहाँ पर ख़त्म होता है, डबल कोटेशन के बाद। यहाँ पर हम लोग स्पेस देंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा BG कलर इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर कलर का नाम लिखेंगे। फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये वाला कलर, कंट्रोल S कर लेते हैं। ये देखें, ये सिर्फ आप लोगों ने याद करना है, BG कलर इक्वल्स टू डबल कोटेशन, ये एट्रीब्यूट है जी बैकग्राउंड कलर का। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी लोगों के बैकग्राउंड में भी कलर देकर देख लेते हैं। इसका टैग कौन सा है, ये देखें, ये इमेज वाला टैग जो है ये इस लोगो का टैग है। तो यहाँ पर TH के अंदर, TH के टैग के अंदर एट्रीब्यूट देंगे BG कलर बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग के ब्लैक लिख लेते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ब्लैक कलर आ चुका है बैकग्राउंड में।
तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 2-3 एग्जांपल लेके दिखा दिए हैं कि कलर जो है वो सेल के अंदर किस तरह लगता है। तो अब हम लोग चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। हाँ जी, तो ये है आप लोगों की आज की असाइनमेंट, जो कि है एक केमिस्ट्री की पीरियडिक टेबल। ये एलिमेंट्स की टेबल होती है एक। जिन लोगों को केमिस्ट्री का नहीं पता, हो सकता है कुछ लोग मेरी तरह हों जिन लोगों को केमिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, तो भाई ये एक केमिस्ट्री की पीरियडिक टेबल होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग इंटरनेट से ये टेबल डाउनलोड कर लें। टेबल आप लोगों ने सिर्फ ये देखनी है, इसके कलर्स देखने। अच्छा, कलर्स भी आप लोग सिंपल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोगों को इंटरनेट पे कलर्स मिले वही आप लोग दें। आप लोगों ने सिर्फ इसी तरह का एक फॉर्मेट बनाना है, इसी तरह की टेबल बनानी है जैसे आप लोगों को सामने नज़र आ रही है। ये मैंने भी रीचेक नहीं की है, हो सकता है इसमें मुझसे कुछ गलतियां हो गई हों। ये एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम। तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ पर सेल के अंदर दो ही चीज़ें लिखनी है। एक एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है ऊपर और नीचे उसके एटम का, एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है। दो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, बहुत ही ईजी। आज तक जितना हम लोगों ने किया है, जो कोडिंग की है, उसी से आप लोग ये कर सकते हैं। यहाँ पर हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ कॉल स्पेन यूज़ करने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कॉलम्स स्पेन किए हैं, ठीक है। सेकंड हिंट क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं सारे के सारे, उनकी हाइट्स जो है वो सबकी सेम है। तो आपने करना क्या है, टेबल की हाइट, आप लोगों ने टेबल की हाइट इस तरह रखनी है ताकि जो सेल्स हैं वो एक मुनासिब हाइट में आ जाएं। ये जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इस तरह की हाइट में हो। विड्थ आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, विड्थ भी आप लोग एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो थर्ड हिंट है वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने 2 टेबल्स बनानी है। इस पर 2 टेबल्स के जो टेबल के टैग हैं वो 2 बार यूज़ होंगे, यानी 2 टेबल्स बनेंगी। तो ये थी आप लोगों की हिंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसी तरह रेस्पॉन्स देंगे जिस तरह आप लोगों ने पिछली असाइनमेंट में दिया था। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया था आप लोगों का। उसी तरह जो है वो आप लोगों ने इस असाइनमेंट को भी करके मेरे साथ डिस्कस करना है। आप लोगों को जो चीज़ें समझ ना आए वो आप लोग मेरे साथ ईमेल एड्रेस पर डिस्कस करें, और अगर आप लोगों से हो जाता है तो आप लोग फिर उसी असाइनमेंट को आप लोग उसका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी आपको बेहतर लगे, या फिर आप लोग मोबाइल से तस्वीर लेकर वो आप लोग इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिस्पांस जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आप लोगों को रेस्पॉन्स मिलेगा इस ईमेल एड्रेस पर। और दूसरा, यहाँ पर आप लोगों को एक और एडवाइस करता चलूँगा। ये मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ जस्ट एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोग एक काम किया करें, आप लोग अपने अंदर रिसर्च करने की, सर्चिंग करने की हैबिट पैदा करें। कुछ लोग, काफ़ी लोगों में वो हैबिट नहीं है अभी तक, लेकिन अब आप लोग जिस फील्ड में आए हैं इस फील्ड में आप लोगों को रिसर्च करने का आप लोगों के अंदर जो है वो हैबिट आप लोगों के अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पे जैसे आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो इस तरह नहीं है कि आप लोग फ़ौरन से आप लोग वो क्वेश्चन लिख के मुझे ईमेल कर दें और फिर जब तक मैं ईमेल का रिप्लाई करूं तब तक आप लोग वेट में रहें, इंतज़ार करते रहें और आप लोगों का टाइम जाता रहे। तो बजाय इसके कि आप लोग फ़ौरन मुझे ईमेल में क्वेश्चन भेजें, आप लोग अब इंटरनेट पे जाकर वो क्वेश्चन वहाँ पर लिखें। अपने अंदर सर्चिंग की आदत डालें, रिसर्च करें। आप लोग जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितनी ज़्यादा सर्चिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। मिस्टेक्स होंगी, गलतियां होंगी, रिसर्च होगी तो प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज़ आप लोग अगर कहेंगे कि आप लोगों को हर चीज़ प्लेट में रख के दी जाए तो फिर आप लोगों के लिए सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सीख तो आप लेंगे लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और फिर उस तरह का फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आएगा जिस तरह आप लोग चाहते हैं। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।